आज से हम लोग एक अपने नए सिलेबस का शुरुआत करेंगे, करंट अफेयर। करंट अफेयर से बहुत बच्चों लोग को भूत पकड़ा रहता है, लेकिन करंट अफेयर को हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है और इस पर स्ट्रेटजी बनाना है। मेरा काफ़ी समय से एक प्रयास रहा है कि किस तरह से करंट अफेयर को भी हम लोग एक सिलेबस के तौर पे उसको एक सीमा में बांधें। जब हम लोग बांध देते हैं तो उसको फिर हमारे लिए वो यूज़फुल हो जाता है। हालांकि इसे करंट अफेयर के अगर कंटेंट की बात करें तो इसकी कोई कमी नहीं है। किसी भी बच्चे को डेली हज़ारों करंट अफेयर मिल सकते हैं, लेकिन वो पढ़ता है और 2 दिन बाद भूल के सब खत्म हो जाता है। जो पढ़ा वो समय भी चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि करंट अफेयर एक समंदर टाइप का है, उसको एक समंदर समझिए। लेकिन समंदर की खूबी ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति समंदर में घूमने गया है तो अपना तैरेगा और जो मोटरसाइकिल चलाता है समुंदर पे ऐसे एंजॉय करके वो आ जाएगा। कोई साइंटिस्ट अगर वही समुंदर में जाता है तो रिसर्च करता है कहाँ पे कौन सा मिनरल्स है, वो सब देखता है। कोई अगर बोटेनी का साइंटिस्ट जाता है तो कोरल रीफ्स और इस सब के बारे में सर्च करता है। कोई मछुआरा जाता है वो मछली पकड़ के ले आता है। तो समंदर तो वही है, लेकिन आदमी किस दृष्टिकोण से जा रहा है उस पर निर्भर करता है। इसीलिए करंट अफेयर में भी हमें ध्यान होना चाहिए कि हम किस दृष्टिकोण से जा रहे हैं। बहुत लोग क्या होते हैं, देखते हो कुछ भी रटते रहते बैठ के। ईस्ट जोन का हेड बदल गया, रेलवे के ईस्ट जोन के हेड बदल गया, उसको बैठ के रट रहे हैं। करंट अफेयर सिर्फ वो नहीं, करंट अफेयर के माध्यम से एग्जामिनर ये भी देखना चाहता है कि आप में कॉमन सेंस है कि नहीं, कि एक आम भारतीय को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, करंट अफेयर में ये देखना है कि हम किस उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं या छोटा मोटा वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जान लिए कि ठीक है लड़कियों की उम्र अब हो गई है 21 साल, एनफ है। लेकिन यही अगर हम बीपीएससी मेंस का तैयारी करेंगे, यूपीएससी का तैयारी करेंगे, तो सिर्फ इससे नहीं होगा। हमको जानना होगा कि उसके पक्ष वाले क्या कहते हैं, विपक्ष वाले क्या कहते हैं, जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, डॉक्टरों का क्या कहना है, इससे भविष्य में क्या हो सकता है, बाकी देशों में क्या सिस्टम है। चीज़ तो वही है, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य बदल गया। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना होगा। हम यहाँ पे बीपीएससी पीटी 67 को ध्यान में रख के करंट अफेयर के सीरीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जब भी एग्ज़ाम हो जनरल कंपटीशन के लेवल्स पे, तो आपका जो एग्ज़ाम का डेट हो उससे लगभग 8-9 महीने का आपका करंट अफेयर क्लियर होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जाएंगे तो आप इतना एफर्ट देंगे और आपका प्रॉफिट हो सके थोड़ा सा भी ना हो। तो एक यहाँ पे जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 67th बीपीएससी पीटी को लेके, तो यहाँ पे हम 8 अगस्त से लेकर अगस्त 2021 से लेकर हम मार्च 2022 तक के करंट अफेयर को क्लियर करेंगे। यहाँ पे मार्च को हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि 30 को टेस्ट है और यह एक ऑफलाइन टेस्ट है। तो क्वेश्चन पेपर बनना और उसको छपने में वो सारा प्रक्रिया लगभग 1 महीना पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो जो 15 अप्रैल 20 अप्रैल को जो करंट अफेयर आएगा भी, या 10 अप्रैल को भी जो करंट अफेयर आएगा, तो वो आपके पेपर में नहीं आएगा, कम से कम पीटी में तो नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते तो वहाँ पे चेंजेस काफ़ी फ्रिक्वेंट हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा जो आपका एग्ज़ाम का डेट है उससे 10 दिन पहले तक आप करंट अफेयर अपना प्रिपेयर करने का टारगेट रखेंगे। तो इस लेक्चर के माध्यम से, इस सिलेबस के माध्यम से हम लोग अगस्त से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसके कवर करने का 2 स्ट्रैटेजी रहेगा। पहले तो हम लोग मंथ बाय मंथ कवर करेंगे, उसके बाद लास्ट में स्पेस से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा सबको एक साथ, अवार्ड से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा सबको एक साथ, और आजकल पर्यावरण से भी 1-2 सवाल मस्ट रहते हैं उसको एक साथ। हालांकि बीपीएससी 67 पीटी, बिहार दरोगा और सीडीपीओ, इन तीनों को अगर एक साथ हम लोग जोड़ के देखें तो हम लोग का इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी करंट अफेयर में ही आ जाता है। तो उसको हम लोग साइड करके एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम लोग आर्थिक समीक्षा कवर कर लेंगे, बिहार का कवर कर लेंगे आर्थिक समीक्षा, और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लेंगे, और बाकी उससे जुड़े कुछ योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं, बिहार सरकार की योजनाएं, वह करंट अफेयर का भी पार्ट हो जाता है और एक तरह से इकोनॉमिक्स का भी पार्ट हो जाता है। क्योंकि पीटी लेवल में आपको इकोनॉमिक्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और डाटा हल्का फुल्का पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज से हम लोग श्री गणेश करते हैं।
करंट अफेयर का। तो आज से हम लोग अगस्त 2021 के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। पहला है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 अगस्त को मनाया जाता है। 30 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन भारत और कुछ और देशों में फ्रेंडशिप डे अगस्त के पहले इतवार को मनाया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि सवाल आखिर पूछ क्या रहा है। अगर पूछे कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 30 जुलाई को। 2011 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाए, जिससे लोग अपने दोस्तों के बारे में और संबंधों को और अच्छे से सुधार सके। तो इस तरह एक सोशल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह शुरुआत किया गया। लेकिन भारत और कुछ देशों में फ्रेंडशिप डे को हम लोग अगस्त के पहले रविवार को मनाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सेकेंड नंबर पे है नासा लॉन्च्ड परसेवरेंस रोवर ऑन मार्स। नासा के द्वारा नेशनल एरोनॉटिक्स फॉर स्पेस एंड एसोसिएशन, जो अमेरिका का संस्थान है, जैसे हम लोग का इसरो हो वैसे अमेरिका का नासा है, इसने परसेवरेंस रोवर को मार्स पे भेजा। परसेवरेंस रोवर का आप लोग नाम याद रखेंगे। हालांकि नासा ने इससे पहले एक क्यूरियोसिटी रोवर को भी मार्स पे भेजा था। वह लगभग 2012 में उसने भेजा था। और ये जो रोवर है, ये जो परसेवरेंस रोवर है, ये मार्स पे जाके वहाँ के खनिजों के बारे में खोज करेगा, वहाँ पे पानी है कि नहीं इसका खोज करेगा, और पता लगाने का कोशिश करेगा कि वहाँ पे जीवन संभव है कि नहीं, और ऐसे कुछ यह खोज करेगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर पूछा जाए कि मार्स पर नासा के द्वारा कौन सा रोवर भेजा गया, तो आप बीपीएससी के स्टूडेंट आपको ध्यान देना होगा। इसमें दो है। हालांकि हाल में तो परसेवरेंस भेजा गया, लेकिन इससे पहले एक और रोवर भेजा गया था जिसका नाम था क्यूरियोसिटी। हालांकि ये दोनों जो भेजा गया हुआ एटलस 5 नामक रॉकेट से भेजा गया, लेकिन यह रॉकेट का नाम महत्वपूर्ण नहीं है। आपको इन दोनों का नाम ध्यान में रखना होगा। अगर पूछा जाए कि नासा के द्वारा मार्स पर कौन सा रोवर भेजा गया, तो वहाँ पे तो आप अगर ऑप्शन में परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी दोनों है तो दोनों टिक मारेंगे। हो सके सेटर चालाक हो तो जानता हो कि परसेवरेंस सब लोग रटा हुआ, तो सिर्फ क्यूरियोसिटी ऑप्शन में दे, तो वहाँ पे क्यूरियोसिटी मारेंगे। तो 2 रोवर भेजा गया। नेक्स्ट देखिए इन स्पेस। इन स्पेस क्या है? इसका फुल फॉर्म है, ये इस टाइप का लिखाता है। ई जो है यह छोटा रहेगा, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, यह इसका फुल फॉर्म है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। ई का कोई एब्रीविएशन नहीं है। यह क्या है? यह भारत सरकार का एक नोडल एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। आपने सुना होगा बजट में कि अब भारत सरकार क्या कर रही है कि इसरो को प्राइवेट पार्टी के लिए खोल रही है। प्राइवेट पार्टी का खोलने का मतलब ये है कि जैसे आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, इलोन मस्क, जो अपना खुद का रॉकेट बना के अब छोड़ने का प्रयास कर रहा है स्पेस में। तो अब प्राइवेट पार्टी इसरो के इक्विपमेंट से या इसरो का मदद ले सकती है। तो क्योंकि अब मान लीजिए इसरो अपना काम कर रही है, अब कोई प्राइवेट पार्टी पहुंची कि हाँ हम आपको आपका लॉन्चिंग पैड हमको चाहिए, आपका रॉकेट चाहिए, तो उससे क्या होगा? एक काम में बाधा होगी। तो काम में बाधा ना पड़े इसलिए सरकार ने एक अलग से एजेंसी बना दी जिसका नाम रख दिया इन स्पेस। अब किसी भी प्राइवेट पार्टी को इसरो से किसी भी तरह का सहायता चाहिए तो वह इस एजेंसी को कांटेक्ट करेगा। इस एजेंसी का काम ही यही है कि इसरो के सामान को एडवर्टाइज करे और प्राइवेट पार्टी को ऑफर दे, प्राइवेट पार्टी को जो भी मदद चाहिए वो करे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, यह स्पेस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हमारा बन जाता है। नेक्स्ट है कि ग्वालियर और चंबल का क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, चंबल का डाकू वर्ल्ड फेमस है। तो भारत सरकार के द्वारा जो
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उसने वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौता, एक बैठक किया, एक प्रयास किया जा रहा है कि जो चंबल का हमारा क्षेत्र है, तो चंबल का क्षेत्र 3 लाख हेक्टेयर का यह पूरा क्षेत्र है और ये पूरा क्षेत्र एक तरह से वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे किसी प्रकार का फसल की खेती वगैरह नहीं होती। तो भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि ये जो 3 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है, पूरा चंबल का क्षेत्र, इसमें खेती किया जा सके या मत्स्य पालन किया जा सके। जैसे उदाहरण के रूप में दूं आपको, तो इजिप्ट में चाइना के द्वारा एक मछली का खेती किया जा रहा है और इस मछली का जो नाम है, उस मछली का नाम है तिलापिया। कोई बहुत हाई-फाई मछली नहीं है, लोकल मछली है और इसके कारण चाइना आज विश्व में मछली का सबसे अधिक एक्सपोर्टर बन गया है। तिलापिया मछली, जैसे हमारी जो एम्पेडा है, एम्पेडा भारत सरकार की एक एजेंसी है जो मरीन प्रोडक्ट्स पे ध्यान रखती है, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एजेंसी है वो। उसका कहना है कि जो तिलापिया मछली है, अगर आप 1 किलो इसको बढ़ाने में खर्चा करेंगे तो वह 60 रुपये का खर्चा होगा, लेकिन इसका बाहर के बाज़ारों में मूल्य इसका आपको 140 रुपया से भी अधिक मिलने की संभावना है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा बिजनेस इसमें 100% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। तो सभी कुछ उसमें है कि चंबल की घाटी में कैसे खेती हो, अगर वहाँ पे स्थिति खेती लायक नहीं हो सकती तो कम से कम हम लोग फिश फार्मिंग तो कर ही सकते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। नेक्स्ट देखते हैं, मुदुमलाई टाइगर सेंचुरी में आने वाले बाघों की संख्या 162 हुई। बाघ यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, हमें जानना है कि ये मुदुमलाई आखिर पड़ता कहाँ है। आप नक्शा में देखेंगे, यह अगर पूछा जाए कि किस राज्य में पड़ता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी माउंटेन्स। लेकिन आपसे सवाल ऐसा ही पूछा जा सकता है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस ट्राई जंक्शन पे स्थित है? ट्राई मतलब 3, तो यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों राज्य के जंक्शन पे यह उपस्थित है। इसको आप लोग मैप में देख सकते हैं। तो क्लियर? तो आपको यहाँ पे मुदुमलाई ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा सोनम सेरिंग लेप्चा। इनका नाम हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको सोनम सेरिंग लेप्चा क्योंकि इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और कोरोना काल में अगस्त मंथ में इनकी मृत्यु हो गई। कोरोना के कारण मृत्यु हो गई और भी कुछ ये बीमारी से ग्रसित थे। लेप्चा क्या है यहाँ पे? देखिए, लेप्चा एक कम्युनिटी है, एक ट्राइबल कम्युनिटी कह सकते हैं, जो सिक्किम में रहती है। लेप्चा एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो सिक्किम में रहती है, वो भी खासकर अगर आप नॉर्दर्न सिक्किम की बात करें, या जैसे यह सिक्किम है तो सिक्किम का ये वाला इलाका में ये कम्युनिटी पाई जाती है। इस कम्युनिटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनको जो पेड़ पौधा जड़ी बूटी कहते हैं उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान है। कोई अगर बोटेनी के छात्र होंगे तो उन्होंने J.D. हुकर का नाम अवश्य सुन रखा होगा। J.D. हुकर भी सालों तक इस कम्युनिटी के साथ रहे और वहाँ से इन्होंने पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ का बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। J.D. हुकर अपनी पुस्तक में लिखे कि लेप्चा कम्युनिटी किसी भी बीमारी का इलाज वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे जड़ी बूटियों से कर लेते थे। तो यह बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ चीज़ हम लोग को जानना चाहिए। हालांकि जो सोनम सेरिंग लेप्चा है, इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ, लेकिन इनका कार्य पूरी तरह से इस लेप्चा कम्युनिटी के लिए ही रहा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने इसको जानना चाहिए। अगर कोई सवाल पूछा जाए कि लेप्चा कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। नेक्स्ट है, रसिया ने 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स का आप लोग नाम सुने होंगे, एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का। जब भी कोई सम्मेलन होता है तो उसमें आपको 3-4 बातें देखने को मिल सकती हैं। जैसे ब्रिक्स है तो मिलेगा आपको कि ब्रिक्स में राष्ट्र अध्यक्षों की सम्मेलन हुई। तो राष्ट्र अध्यक्ष जब कहे तो मतलब कि जो राष्ट्र के प्रमुख हों,
तो जैसे रसिया के हो गए वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइना के हो गए जी जिनपिंग, इंडिया से हो गए मोदी जी। तो यह राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग हुई। कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि ब्रिक्स सदस्यों के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई, तो वहाँ से रक्षा मंत्री आएंगे। यह जो मीटिंग है यह पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, क्योंकि पर्यावरण एक प्रमुख मुद्दा आजकल बन के आ रहा है। तो यहाँ पे पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग हुई। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि दे देगा कि ब्रिक्स सम्मेलन में पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग अगस्त 2021 में हुई, इसमें भारत को किन्होंने प्रतिनिधित्व किया, ऐसे सवाल भी आपको बीपीएससी में आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रकाश जावड़ेकर। तो यहाँ पे आप लोग प्रकाश जावड़ेकर का नाम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। यह पहली बार 1 अगस्त 2019 को मनाया गया था। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो ट्रिपल तलाक का कानून था, ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी जब किया गया, तो इसकी खुशी में यह मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यह डेट को आप लोग ध्यान रखेंगे। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन ट्रिपल तलाक था उसको गैर कानूनी बना दिया गया। नेक्स्ट है आईटीबीपी ने केवीआईसी से आपूर्ति करने वाला पहला सीएपीएफ बन गया। ये संभावना कम है पीटी में पूछे जाने की, लेकिन आपको ये जानकारी ऐसे भी होने चाहिए भारत का नागरिक होने के नाते। आईटीबीपी का नाम तो सभी लोग जानते होंगे, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसने क्या किया कि केवीआईसी क्या है यहाँ पे? खादी विलेज इंडस्ट्री कमेटी, मतलब कि खादी हो गया और गांव में छोटे छोटे जो एक तरह से फैक्ट्री टाइप का कह सकते, फैक्ट्री तो नहीं कह सकते, छोटे जैसे अचार बनाने का हो गया कारखाना, पापड़, बेडशीट बन रहा है, तौलिया बन रहा है, तो ये सब का एक कमेटी ग्रुप बनाया गया है केवीआईसी के नाम से। ये सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है जिससे लोगों को संगठित किया जा सके। तो संगठित हो गए तो लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आईटीबीपी ने क्या किया, यह गृह मंत्रालय को पहले ही एक प्रस्ताव भेजा कि हम जैसे छोटा छोटा सामान अचार खरीदते हैं, तौलिया खरीदते हैं, चटाई खरीदते हैं, तो इसे हम काहे लेगी कोई महंगा कंपनी से खरीदें, हम यह केवीआईसी से हमको कॉन्ट्रैक्ट करवा दीजिए तो हम केवीआईसी से ही खरीदेंगे। जैसे गमछी खरीदना सेना के लिए तो खादी ग्राम उद्योग से हम खरीद लिए, हमको अचार खरीदना तो विलेज में जो भी छोटे मोटे ऐसे रोजगार हो रहे हैं वहाँ से खरीद लिए। तो आईटीबीपी एक पहला सीएपीएफ की तरफ से बना जो केवीआईसी के साथ अपना खरीदारी कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले शायद जनवरी में उन्होंने 8 लाख से ऊपर का मतलब चटाई का ऑर्डर केवीआईसी को दिया। तो ये शायद एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए। इसको आप मेंस के पेपर में इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं किस तरह से सरकार गांव के गरीब लोगों का आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है एक मास्क एक जिंदगी। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कोई योजना दे देगा और यह किस राज्य में लागू किया गया। तो एक मास्क एक जिंदगी योजना यह मध्य प्रदेश के द्वारा लागू किया गया है। कुछ नहीं है, यह बस जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा एक तरह से जन जागरूकता अभियान चलाया गया कि सब लोग मास्क पहनेंगे, एक मास्क पहनेंगे तो एक जिंदगी बचेगी। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, एक मास्क बैंक का भी स्थापना किया गया था। मास्क बैंक कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ यही था कि जो लोग मास्क डोनेट कर सकते हैं वो मास्क यहाँ पे डोनेट कर देंगे और जो मास्क आवश्यकता है वो यहाँ से मास्क ले जाएंगे। तो इससे आपको अच्छे सवाल बन सकते हैं कि मास्क बैंक की स्थापना कहाँ पे या मास्क बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई, तो आप लिखेंगे वहाँ पे मध्य प्रदेश। एक मास्क एक जिंदगी नामक योजना या योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्लियर है। ली तेंग हुई, यहाँ पे इनका नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। ली तेंग हुई का नाम हम लोग क्यों ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि यह ताइवान के पूर्व प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में कहा जाता है कि यह ताइवान में लोकतंत्र के जनक थे। तो ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि ताइवान के लोकतंत्र के जनक कौन थे, तो आप आंसर मारेंगे ली तेंग
हुई। आपको ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, हाँ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ताइवान हम लोग बोलते हैं लेकिन ऑफिशियली ताइवान का नाम ताइवान नहीं है, उसका ऑफिशियली नाम है ROC यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्लियर है? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह। यह मनाया जाता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वह था प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बार का यह थीम था। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1970-80 के दशक में आप लोग एक वो डब्बा देखे होंगे, नेरोलैक, सेरेलैक का ये सब जो आता है ना, पहले सेरेलैक का जो डब्बा वगैरह, अमूल स्प्रे ऐसे आता था। तो 70-80 के दशक में कंपनी लोग ऐसा प्रचार करता था कि माँ का दूध अच्छा नहीं है, हमारा सेरेलैक ही खाइए, बच्चा के लिए यही ठीक है। तो ठीक है, भारत में तो लोग समझदार थे, बाकी वेस्टर्न कंट्री और अफ्रीकन में ये सब का इस कारण काफ़ी बच्चों लोग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा शारीरिक तौर पे। तो इस जन जागरूकता अभियान के तौर पे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है। इसका थीम था ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कभी कभी थीम भी यहाँ पे पूछ दिया जाता है। हाँ, ये ध्यान आपको रखना है कि जो मदर मिल्क होता है उसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, ऑप्शन में दे देगा पिघला हुआ सोना। तो सबको लगेगा हाँ ये तो बच्चे वाला सवाल पूछा है, अब पिघला हुआ सोना मार देगा। तो पिघला हुआ सोना नहीं, वहाँ पे होगा माँ का दूध। माँ का दूध को ही लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। अगला देखेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड की क्या खूबी है? आप कोरोना काल में देख रहे होंगे कि जब काफ़ी मजदूर एक जगह से दूसरे जगह जब जा रहे थे तो काफ़ी लोगों को कष्ट होने लगा। पहले भी कष्ट होता था कि अब जैसे कोई मजदूर यहाँ का रहने वाला है, नालंदा का रहने वाला है, तो उसके पास राशन कार्ड नालंदा का है, अब वो काम करने चला गया कहीं और, सूरत चल गया, महाराष्ट्र चल गया, तो वहाँ पे उसको नहीं मिल पाता था राशन। तो भारत सरकार के द्वारा भी ये योजना लाई गई है कि पूरा देश में आप उस राशन कार्ड पे कहीं भी आप किसी भी PDS से राशन आप ले सकते हैं। तो यह एक बहुत अच्छी योजना है। सरकार का टारगेट है कि 31 मार्च 2022 तक हम सारे भारतीयों को, मतलब जो भी राशन कार्ड जिनके पास है, सबको ये सुविधा दे दें। अभी क्योंकि डाटा कलेक्ट करना पड़ता है तो थोड़ा समय लगता है, तो ये सरकार का टारगेट है। इसके तहत लगभग 81 करोड़ से अधिक लोगों को प्रॉफिट होगा। तो ये एक अच्छा है। PT में आए ना आए, लेकिन मेंस में इंटरव्यू में आप इसका उल्लेख करेंगे कि किस तरह से सरकार गरीबों को पोषण देने का कार्य कर रही है, गरीबों को खाना पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अमित शाह ने ICCR द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत पर इंटरनेशनल वेबिनार का उद्घाटन किया। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे कि 1 अगस्त 1920 में तिलक जी पंचतत्व में विलीन हो गए और उनकी 100वीं पुण्यतिथि 1 अगस्त को मनाई गई, 1 अगस्त 2021 को मनाई गई। भारत सरकार का ही एक एजेंसी है ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ये एजेंसी क्या करती है कि हर राष्ट्र का अपना अपना कुछ संस्कृति होता है। तो हमारा संस्कृति दूसरा देश हमसे सीखे, दूसरा देश का संस्कृति में कुछ अच्छा है तो हमसे सीखे। आप लोग देखें कि कैसे ऐसे अब योगा एक तरह से इंटरनेशनल हो गया, तो भारत का मान सम्मान भी बढ़ा। तो ये सब किस कारण होता है? इसी ICCR के द्वारा ही होता है कि देखिए हमारा संस्कृति में योग का सिस्टम है, इसमें इतना बढ़िया है, हम लोग को ये ऋषि मुनि थे, इन्होंने ऐसा सूत्र दिया। तो ये सब यही सब काम करती है। तो इस बार का जो ICCR का जो थीम था, उन्होंने थीम रखा था लोकमान्य तिलक। तो इस थीम को आपको ध्यान में रखना होगा, लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत। तो इस थीम को आप लोग ध्यान में रखना होगा। सवाल में पूछा जाएगा कि इस बार जो ICCR द्वारा इंटरनेशनल वेबिनार किया गया उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि तिलक जी का 100वीं पुण्यतिथि
इस साल पुर रहा था 2021, 1 अगस्त 2021 को पुर रहा था। अगला देखेंगे, यूपी में रक्षाबंधन के दिन लेडी को फ्री बस सर्विस। तो इसको याद करना बड़ा आसान है। जब भी आ जाए महिला सुरक्षा को लेकर तो योगी बाबा तो अब वर्ल्ड फेमस हैं ही। तो योगी जी द्वारा क्या करें, जब से वो मुख्यमंत्री बने हर साल उन्होंने किया कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को फ्री बस सर्विस देने का कार्य किया। तो यह ध्यान में रखेंगे, पूछा जाएगा कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने का कार्य किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। अगला है, गुजरात के बानस डेयरी के द्वारा अभिनव योजना। यह पीटी में पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन आप इसको मेंस में बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। बानस एक डेयरी है। बिहार के बच्चे थोड़ा सा इस सबसे उतना जानकारी नहीं होता, लेकिन आप गुजरात तरफ जाएंगे तो डेयरी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वहाँ पे योगी जी मतलब जब मोदी जी थे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था इसको लेके। तो बानस एक डेयरी है। बानस पूरे भारत का सबसे बड़ा डेयरी है। और इसने क्या एक काम किया है कि यह किसानों को कहा कि आप हमको अपना गोबर ला के दीजिए, और यह गोबर से अब CNG बनाने का कार्य करता है और किसानों से गोबर यह खरीदता है। तो यह बानस डेयरी के द्वारा यह काम किया जा रहा है, और यह जो काम किया जा रहा है इसको इन्होंने नाम दिया है अभिनव योजना। तो यह एक मतलब सरकारी योजना तो नहीं है, यह एक प्राइवेट योजना है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि गोबर खरीदे जाएंगे किसान से तो किसान को फ़ायदा होगा, और CNG प्रोडक्शन होगा तो देश को फ़ायदा होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। अगला देखेंगे, व्यापार माला एक्सप्रेस। व्यापार माला एक्सप्रेस यह क्या है? नाम से ही लग रहा है एक्सप्रेस है, तो मतलब कि यह एक रेलगाड़ी होगा। तो यह एक प्रकार का ट्रेन है। लेकिन इस ट्रेन की खासियत क्या है? इस ट्रेन की खासियत यह है कि पहले आपको अगर कोई सामान भेजना है कहीं से तो आपको पूरा ट्रेन बुक करना पड़ता था। अब मालगाड़ी में 60 बोगी दिख रहा है तो आपको 60 बोगी पूरा बुक करना पड़ेगा। अब भारत सरकार क्या की है, रेल मंत्रालय ने क्या किया है कि अगर मान लीजिए आपका छोटा सामान, आप एक छोटा व्यापारी हैं, आपको पूरा ट्रेन बुक करने का जरूरत नहीं है, आपको एक बोगी में काम बन जाएगा, तो आप सिर्फ एक बोगी को ही बुक कर सकते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था, अब यह सिस्टम भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है। तो इससे बढ़िया है। अब मान लीजिए कोई बिहार का किसान है, अब बेचारे के पास मान लीजिए 5 क्विंटल धान है, ऑर्गेनिक धान उगाया है। ऑर्गेनिक खाना का खपत थोड़ा सा बिहार में कम है, लेकिन वही चीज़ अगर वो महाराष्ट्र में बेचेगा, दिल्ली में बेचेगा तो खूब कमाई होगा। लेकिन दिक्कत क्या होती थी पहले कि उसको महाराष्ट्र भेजने का खर्चा बहुत आ जाता था। ट्रक से भेजे तो बेचारे को लग जाए 2 लाख रुपया, तो फायदा ना हो पाए। अब क्या होगा कि वो मात्र एक बोगी बुक करेगा, एक बोगी क्या, वो आधा बोगी भी बुक कर सकता है कि हमको इतना सामान है, हमको इतना सामान एक्सपोर्ट करना, हमको आधा बोगी बुक कर दीजिए। आधा बोगी बुक करेगा, महाराष्ट्र में अपना सामान भेज देगा, वहाँ से उसको फायदा हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। जो बात की जाती है ना, सरकार जो कहते हैं ना कि कैसे किसानों का और गाँव के लोगों का जो आय दुगना करने का बात किया जाए, तो ये सब उसी में कदम है, क्योंकि अब हमें एक अच्छा बेटर मार्केट मिल पा रहा है। तो इससे क्या होगा, लोगों का उचित मूल्य लोगों को मिल पाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे व्यापार माला एक्सप्रेस। हाँ, व्यापार माला एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली, तो व्यापार माला एक्सप्रेस किशनगंज, लेकिन यहाँ किशनगंज जो है यह आपको बिहार वाला याद नहीं रखना, यह दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली का एक स्टेशन है। यहाँ से लेकर यह जिरानिया आप देखेंगे तो यह त्रिपुरा में एक जगह पड़ता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर तक यह जगह पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यापार माला एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली, तो किशनगंज से जिरानिया चली। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको सब डाटा याद नहीं रखना है, लेकिन ये वीडियो अभी देखेंगे आप 2-3 बार देखेंगे इसको, तो क्या होगा, वो बस सुन के बस दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि एग्जाम में पूछे तो हमको याद आ जाना चाहिए। तो क्लियर है। बाकी आपको व्यापार माला एक्सप्रेस तो मेंस में भी काफ़ी काम देगा। नेक्स्ट देखेंगे अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह को सभी लोग जानते होंगे। कभी कभी कोई वैसे बड़े आदमी जो डेथ कर गए तो उनसे भी कभी कभी सवाल BPSC में पूछ दिया जाता है। अमर सिंह आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था और यह समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के द्वारा यह 4 बार राज्यसभा भेजे गए थे। पहली बार यह 1996 में राज्यसभा भेजे गए थे।
तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सके पूछ दिया जाए कि अमर सिंह पहली बार राज्यसभा में कब गए थे, तो 1996 में गए थे। अमर सिंह कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए, तो यह 4 बार राज्यसभा के लिए चुने गए, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है यूएई परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब का पहला देश बन गया। आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि जितने भी अरब पेनिनसुला की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया, अमन, ओमान, कुवैत, ये जितने भी देश हैं, किसी भी देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट आज तक नहीं था। पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा वो लगा है यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ही एक जगह है जिसको कहते हैं हम लोग बाका राह, और बाका राह में ही यह न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है। इसका कैपिटल है आबू धाबी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि अरब पेनिनसुला का या अरब देशों में कौन सा वो पहला देश है जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूएई। नेक्स्ट है वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे क्यों मनाते हैं? यह इसलिए मनाते हैं ताकि जो संस्कृत का महत्व है वह पूरे विश्व को पता लग सके। इनफैक्ट नासा ने भी लगभग काफ़ी रिसर्च करने के बाद, 20 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने यह पता लगाया कि यह जो वर्ल्ड संस्कृत डे है, जो संस्कृत भाषा है, यह सबसे सटीक भाषा है कंप्यूटर के लिए। क्यों? क्योंकि इसका अगर छोटा सा उदाहरण आप देखिए, तो जैसे हम कहें कि टू, हिंदी में हो गया टू, उच्चारण एक है टू, लेकिन एक ये टू भी होता है, एक यह टू भी होता है, एक यह भी टू ही होता है, और दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है। लेकिन संस्कृत की खूबसूरती यह है कि उसमें सबका अलग अलग उच्चारण है। और संस्कृत भाषा में नासा ने एक रिसर्च और ये किया कि हम जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो कुछ शब्द को हम लोग कंठ से करते हैं, कुछ को तालु से करते हैं, कुछ को जीवा से, कुछ को ओठ से करते हैं। और संस्कृत में ऐसा नासा का क्लेम है कि 5 करोड़ से भी अधिक शब्द हैं। और ऐसा नहीं, जैसे सूरज है, तो मान लीजिए हम सूरज बोल रहे हैं तो सूरज हमको जीभ का प्रयोग करना पड़ रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी जिसको जीभे नहीं है तो वह सूरज तो नहीं बोल पाएगा साफ से। तो दिनकर या रवि या ऐसे बहुत सारे उन्होंने फाइंड आउट किए कि अगर किसी का जीभ नहीं है तो बाकी चीज़ का प्रयोग कर सकता है। तो यह इस कारण संस्कृत डे मनाया जाता है। और बाकी जो बहुत सारे जो हमारे वेद पुराण हैं सब संस्कृत में ही रचना किए गए, तो बहुत सारा नॉलेज का भंडार है। बाकी लोग भी जागरूक हो सके और दूसरा देश भी भारत की संस्कृति और जो पौराणिक हमारे विज्ञान है उसको जान सके, इसलिए वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है। सवाल आएगा कि वर्ल्ड संस्कृत डे किस डेट को मनाया जाता है? तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। यह जो श्रावण पूर्णिमा होता है उस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस डेट को मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा। जैसे ये पिछले बार यानी कि 2021 में यह 2 अगस्त को पड़ा था, लेकिन 2022 में यह 12 अगस्त को पड़ेगा। तो मतलब यह जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं, यह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और बाकी करंट अफेयर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।